सी प्लस प्लस के क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। इसमें है स्टैक क्या होता है, इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर एक कलेक्शन होता है होमोजेनियस एलिमेंट का, लेकिन जो इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन है वो केवल एक ही एंड पे हो सकते हैं। यहाँ पर इसे हम कहते हैं टॉप। जो स्टैक, इसे हम लीफो भी कहते हैं, लीफो स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर है। जो एलिमेंट है वो जो सबसे आखिर में आएगा वो सबसे पहले निकाला जाएगा, यानी कि जो लास्ट में रखा जाएगा वो सबसे पहले निकाला जाएगा। अब इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं एरे का यूज करके कर सकते हैं, और इसमें बस आपको ये एरे है, अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहें किसी एक एंड पे, ये एंड मान लीजिए यहीं पे एंटर करते रहिए, यहाँ निकालते रहिए, और जो पॉइंटर है वो इस टॉप को पॉइंट करता रहे। व्हाट आर द वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टैक, स्टैक में क्या क्या ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें एक पुश है, पॉप है, ये तो मेन ऑपरेशन है। फिर उसके बाद ये भी चेक करना पड़ता है कि जो स्टैक है इसमें अगर आप पुश कर रहे हैं तो ये ओवरफ्लो तो नहीं हो जा रहा है, यहाँ तक आपके पास जगह है, इसमें और आप इनपुट करना चाह रहे हैं, जगह है नहीं, तो वो आपका ओवरफ्लो कहलाएगा। मान लीजिए कोई एलिमेंट है नहीं, आप निकालना चाहते हैं तो उसे अंडरफ्लो कहेंगे। तो क्रिएट एम्प्टी, ये एक एम्प्टी स्टैक बनाता है जिसका इनिशियलाइजेशन टॉप का -1 से करते हैं, यानी कि एरे बना रहे हैं, स्टार्टिंग का इंडेक्स हमेशा 0 रहता है, तो -1 से शुरू करते हैं। इज एम्प्टी ये पता करता है कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं, ये हमें वैल्यू 1 रिटर्न करेगा अगर स्टैक एम्प्टी है, या फिर रिटर्न करेगा 0। पुश ऑपरेशन, जैसे मैंने बताया कि आपको नया एलिमेंट जो टॉप पॉइंट कर रहा होगा उस जगह पे रख देना है। जैसे टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा था, यहाँ पर आपका पुश एलिमेंट, पुश करने पर एलिमेंट यहाँ रख दिया जाएगा। इस तरीके से पॉप है, पॉप जो टॉप जिसे पॉइंट कर रहा होगा वहां से एलिमेंट निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ पर निकालने का मतलब यह है कि इसको आप बस ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, यहाँ रहने दीजिए, क्योंकि अगली बार जब इस पे आप पुश करेंगे तो ये एलिमेंट वैसे ही चला जाएगा। तो एक एलिमेंट को जो टॉप जिसे पॉइंट कर रहा है वहां से निकालना, उसे हम पॉप कहते हैं। तो मेनली 4 इसके ऑपरेशंस हैं, पुश, पॉप, क्रिएट एम्प्टी और इज एम्प्टी। हाउ न्यू एलिमेंट कैन बी एडेड और पुश्ड इनटू अ स्टैक, कैसे आप नए एलिमेंट को पुश कर सकते हैं, या कोई एलिमेंट ऑलरेडी है उसको पॉप कर सकते हैं। तो पुश करने के लिए, जैसे स्टैक पे आपको पुश करना है यहाँ पर, तो टॉप को आपको एक बढ़ाना पड़ेगा कि टॉप अभी इसको पॉइंट करा होगा, मान लीजिए ये लोकेशन पे है, तो टॉप इसे पॉइंट करा होगा अभी टॉप, तो आपको टॉप को एक बढ़ाना पड़ेगा, यानी इस लोकेशन पे आना पड़ेगा, नेक्स्ट लोकेशन पे। ऐसे बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास ये एलिमेंट भरा हुआ है, ये एलिमेंट भरा हुआ है, ये टॉप अभी क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो अभी आपको नया एलिमेंट रखना है, तो आपको टॉप को एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो टॉप इसको पॉइंट करने लगेगा, उसके बाद आप एलिमेंट यहाँ रख दीजिए, यानी कि एस टॉप पे, अगर एरे का नाम एस है तो एस टॉप पे आप वैल्यू असाइन कर दीजिए, एक्स को इस पे रख दीजिए। और पुश ऑपरेशन में एक स्टेज वहां जरूर आती है जब टॉप पॉइंट्स टू द लास्ट लोकेशन। तो पॉइंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टॉप आ गया, और इसके आगे तो रख नहीं सकते आप, तो ये टॉप लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, यानी कि जब स्टैक साइज, अगर इसका पूरा साइज या एरे साइज जो स्टैक साइज है इसके -1 तक पहुंच गया, जो भी साइज है इसका साइज -1 तक पहुंच गया, तो अभी आपके पास कोई एलिमेंट, कोई जगह नहीं है कि एलिमेंट आप उस पर पुश करें, तो हम ये कहेंगे कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, अगर आप उसके बाद भी रखना चाहते हैं। तो पुश का अगर एल्गोरिथम देखना चाहें तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम टॉप को देखेंगे कि स्टैक साइज के बराबर, स्टैक साइज -1 के बराबर तो नहीं है। अगर आप, इसका मतलब यह है कि स्टैक पूरा भरा हुआ है और टॉप ऑलरेडी जो है स्टैक साइज -1 यहाँ पर टॉप पे पॉइंट कर रहा है, इसकी आगे जगह नहीं, तो हम बोलेंगे स्टैक ओवरफ्लो हो गया है और एग्जिट कर जाएंगे। नहीं तो हम, अगर ये जगह है, मान लीजिए टॉप यहाँ पॉइंट कर रहा है, तो टॉप इज टॉप +1, अब ये इस एलिमेंट को कर रहा है, इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो आइटम है वो स्टॉप रख देंगे, तो एग्जिट कर जाएंगे। क्यू को एक्सप्लेन करिए और हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे क्यू को। तो क्यू भी एक स्टैक की तरह लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर 2 टाइप के होते हैं, एक लीनियर होता है, एक नॉन लीनियर होता है। लीनियर जो है इसमें स्टैक और क्यू आते हैं, नॉन लीनियर में आपके ट्रीज हैं, ग्राफ हैं, वो सब आपके नॉन लीनियर में आते हैं। तो एक क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें भी होमोजेनियस एलिमेंट होते हैं, लेकिन जो इंसर्शन डिलीशन एक एंड पे ना होके, यहाँ से इंसर्शन होगा, केवल यहीं पे इंसर्शन होगा और यहाँ से डिलीशन होगा। इंसर्शन एक ही जगह से, डिलीशन दूसरी जगह से। जहां पर इंसर्शन हो रहा है उसे हम रियर कहेंगे, और जहां पर डिलीशन हो रहा है उसे हम फ्रंट कहेंगे। तो क्यू को हम फीफो डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि जो एलिमेंट है जो पहले इंसर्ट किया जाएगा वो सबसे आखिर में, जो सब, यानी कि अगर क्यू में आपने, मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, ये क्यू है, यहाँ पर आपने टिकट ले रहे हैं,
जो सबसे पहले एंटर हुआ, यानी कि वो एक एक करके आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, टिकट लेके बाहर निकल जाएंगे, तो सबसे फर्स्ट जो एंट्री करेगा वही सबसे पहले निकलेगा। तो क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? एरे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन करते हैं स्टैक का। तो आप क्यू को एरे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट कर सकते हैं, ये क्यू है, तो ऐसे इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं आप इसका। स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बताइए, एग्जांपल भी दीजिए इसका। तो जब अमाउंट ऑफ मेमोरी जो एलोकेट करना है आपको कंपाइलेशन टाइम में, वो आपको ऑलरेडी पता होती है कि हमें इसको इतनी मेमोरी एलोकेट करनी है, तो उसको हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। जब ये मेमोरी एलोकेट हो गई तो अब ये डीएलोकेट नहीं हो सकती जब प्रोग्राम रन कर रहा है, तब इट कैन नॉट बी डीएलोकेटेड जब प्रोग्राम इज रनिंग। तो थोड़ा सा वेस्टेज हो जाता है इसमें, क्योंकि एक बार आपने मान लीजिए एक इंट एरे बनाया और 100 स्टैटिकली इसका एलोकेशन कर दिया। तो आप देखें स्टैटिक एलोकेशन में 100 आपने साइज दे दिया, मान लीजिए आपने केवल 10 ही एलिमेंट रख पाया, ऐसे करके यहाँ से लेकर 10 एलिमेंट रख पाया, तो 90 साइज तो वेस्ट हो गया ना। इसे कहते हैं वेस्टेज ऑफ स्पेस। जैसे एरे बनाया आपने, और अब डायनेमिक की बात करते हैं। जब आपको ये पता नहीं है, बिफोर हैंड ही पता नहीं कि मेमोरी कितनी यूज होने वाली है, जब प्रोग्राम रन करेगा तब पता चलेगा कि मेमोरी कितनी यूज होगी, अभी बिफोर हैंड नहीं पता हमें, तो इसे हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। और ये थोड़ा एफिशिएंट है स्टोरेज स्पेस में। जैसे अब देखिए, अब तरीका जो पहले दिखा था वो स्टैटिक था, अब ये डायनेमिक है। यानी आप यहाँ मांगे कि कितने आपको एलिमेंट एंटर करने हैं, मान लीजिए n एंटर करने हैं, तो अब जब डायनेमिकली एलोकेट करेंगे तो आप नया एरे बनाएंगे, न्यू करके, न्यू इंट n, ये n साइज यहाँ पर दीजिए और अब एरे बनाएंगे। और ये देखिए, ये पॉइंटर ए मतलब ये है कि जो भी मेमोरी एलोकेशन होगा उसका पॉइंटर यहाँ पर आ गया, ये पॉइंट इसको कर रहा है। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, उसका एडवांटेजेस क्या है, व्हाट इज फंक्शन प्रोटोटाइपिंग? फंक्शन प्रोटोटाइपिंग एक फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है जो कंपाइलर को बताता है कि जो रिटर्न टाइप है फंक्शन का और जितने आर्गुमेंट आने वाले हैं जब वो फंक्शन कॉल होगा, तो वो इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे फंक्शन प्रोटोटाइपिंग का अगर देखें तो यहाँ पर आप ये रिटर्न टाइप हो गया, ये फंक्शन का नाम हो गया, ये अलग अलग आर्गुमेंट हो गया, इसकी टाइप बता दिया आपने। फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के या फंक्शन प्रोटोटाइप के फायदे ये हैं कि ये कंपाइलर की मदद करता है कि क्या फंक्शन को ठीक से कॉल किया गया है कि नहीं किया गया है। जब भी फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो उसके प्रोटोटाइप से चेक किया जाएगा कि ये सब चीज़ें ठीक है कि नहीं। मान लीजिए इसमें आपने 2 आर्गुमेंट दिए हैं, फंक्शन कॉलिंग में 1 आर्गुमेंट केवल दे दिया यूजर ने, तो वो एरर दे देगा कि देखिए साहब, ये एक इसमें आर्गुमेंट कम है, तो ये कंपाइलर रिपोर्ट कर सकता है एरर। अच्छा, जो फंक्शन है वो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा, केवल ये डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग से काम नहीं चलेगा, आपको फंक्शन को डिफाइन भी करना पड़ेगा बिफोर हैंड। इस तरीके से प्रोटोटाइपिंग एक तरीके से डिफाइन करने से पहले अगर आप प्रोटोटाइप कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ ये फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कहीं और आएगा। अब सर्चिंग क्या है, व्हाट इज सर्चिंग? आप लीनियर बाइनरी सर्च बताइए। सर्चिंग का मतलब ये होता है कि आपको कुछ आपके पास लिस्ट है या कुछ एलिमेंट्स हैं, उनमें सर्च करना है कि जो भी आपको मिला कि इसको सर्च करिए, तो वो वैल्यू आपको देखनी है कि वो उसमें प्रेजेंट है कि नहीं, इसे हम सर्चिंग कहते हैं। तो फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ गिवन एलिमेंट इन अ गिवन डेटा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सर्चिंग। किसी डेटा स्ट्रक्चर में आपको फाइंड करना है, पता करना है कि वो एलिमेंट है कि नहीं, उसे हम सर्चिंग कहते हैं। तो 2 टाइप की सर्चिंग है हमारे पास मेनली। एक लीनियर सर्च है, इसमें क्या होता है कि आप एक के बाद एक एलिमेंट चेक करते रहते हैं, एक के बाद एक सीक्वेंशियली चेक करेंगे और पहले एलिमेंट से शुरू करेंगे और फिर एंड तक पहुंचेंगे। अगर एलिमेंट मिल गया तो बता देंगे यहाँ मिल गया, अगर नहीं मिला तो आखिर में जाके बताएंगे एलिमेंट नहीं मिला। दूसरा होता है बाइनरी सर्च, ये एक बड़ा यूनिक सर्च है। इसमें क्या होता है कि कम से कम कंपैरिजन हम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपके अरेंज होने चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर कोई एलिमेंट ऐसे ही रखे हुए हैं अनऑर्डर्ड तो आप बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते। और जो लिस्ट है वो फाइनाइट साइज की होनी चाहिए, यानी कि किसी एरे वगैरह के फॉर्म में होना चाहिए। एरे फॉर्म में होगा तभी इस पर काम होता है। इंसर्शन सॉर्टिंग क्या होता है? ये सॉर्टिंग की अलग अलग तकनीकें हैं, जैसे आपकी बबल सॉर्ट है, इंसर्शन है, क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, ऐसे अलग अलग सॉर्टिंग है। तो इंसर्शन सॉर्टिंग में हम एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक सॉर्टेड पार्ट होता है, एक अनसॉर्टेड पार्ट होता है। अब जैसे अगर आप पत्ते लें, अगर आपको पत्तों के बारे में पता हो तो आप जो कार्ड्स जिसे कहते हैं कार्ड्स पे, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक कार्ड लेते हैं, तो उसका दूसरा कार्ड लेते हैं, दूसरे को उसको सही जगह बिठाते हैं, दूसरे कार्ड को पहले के हिसाब से चेक करके तो सही जगह बिठाते हैं, फिर तीसरा कार्ड आता है, तीसरे कार्ड को उन दोनों के हिसाब से सही जगह बिठाते हैं। जैसे एक एक करके आप एक एक करके बिठाएंगे सब जगह पे, तो ये जो बिठा रहे हैं आप एक एक करके, वो इंसर्शन सॉर्ट होता है, यानी कि आप हर बार चेक करते हैं कि वो सही पोजीशन पे जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो सॉर्टेड पार्ट उसमें केवल एक एलिमेंट होता है जैसे A0, अनसॉर्टेड पार्ट के पास पूरे n-1 एलिमेंट होंगे। तो A1 से लेकर
an-1 तक, A0 A1 ऐसे करके A-1 तक। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं, ये अनसॉर्टेड है। फिर उसके बाद एक पिक करते हैं एलिमेंट को, अनसॉर्टेड यहाँ से उठाते हैं 1 by 1 एक एक करके, और उसको इंसर्ट करते हैं यहाँ पर सॉर्टेड। फिर अगला यहाँ आ जाएगा, ऐसे अगला आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके हम रखने लगते हैं। तो इसके लिए n-1 ऑपरेशन करते हैं सॉर्ट करने के लिए। और इंसर्शन सॉर्टिंग की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी n² है, यानी कि अगर आप ऑलरेडी एलिमेंट आपके अगर सॉर्टेड ऑर्डर में है तो अच्छी मिल सकती है, लेकिन नॉर्मली इसकी n² है। डिस्ट्रक्टर का क्या काम है, नीड क्या है डिस्ट्रक्टर की, आप किसी एग्जाम्पल्स के को लेके बताइए। जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को तो रिसोर्स जरूर एलोकेट हो जाते हैं उस ऑब्जेक्ट को। जैसे कंस्ट्रक्टर एक फाइल ओपन कर सकता है और मेमोरी एरिया उसको एलोकेट हो सकता है। तो ये जो एलोकेटेड सोर्सेज हैं, जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा आपको ये डी एलोकेट करने पड़ेंगे पहले। तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय होने से पहले आपको ये सब चीज़ें जो भी उसको मिली हैं उसको आपको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रक्टर ये क्लीनअप एक्टिविटी करता है, जैसे क्लोजिंग फाइल है, डिलोकेट करना आपकी कोई भी मेमोरी एरिया को ऑटोमेटिकली। जैसे आपने एक क्लास बनाई, क्लास एक्स इंट आई जे, और ये पब्लिक आपने किया, जो भी इसमें ये क्लास एक्स है तो ये कंस्ट्रक्टर है, और इनिशियलाइज कर दिया, 5 आई को वैल्यू मिल जाएगा, 10 जे को वैल्यू मिल जाएगी। अब डिस्ट्रक्टर किया, इसमें देखिए डिस्ट्रक्टर का नाम वही है जो क्लास का नाम है, जो कंस्ट्रक्टर का नाम है, बिल्कुल सेम नाम है। और यहाँ पर ये डिस्ट्रक्टर हो रहा है। डिस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर आप नहीं डाल सकते, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, तो इसका नाम बिल्कुल सेम रहेगा जैसे आपके यहाँ पर किसका है, क्लास का या फिर कंस्ट्रक्टर का। फिर यहाँ पर इसका टिल्डे साइन है, इसको टाइल्ड साइन कहते हैं। अब यहाँ डिस्ट्रक्टर आपने कॉल कर लिया, तो जब भी डिस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो जब भी इस क्लास का एक्स का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसे हटाएंगे या डिस्ट्रॉय करेंगे, तो अपने आप ये डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कंस्ट्रक्टर की क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है। पहले तो इसका नाम वही होता है जो क्लास का होता है, ये अपने आप इन्वोक हो जाता है जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और ये एक एक्सेस रूल ये कंस्ट्रक्टर ओबे करता है। जैसे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड कंस्ट्रक्टर, ये क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हैं ना, वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही होते हैं एक तरीके से। तो जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड हैं वो केवल एक्सेस हो सकते हैं मेमोरी फंक्शन या फ्रेंड फंक्शन से, लेकिन जो पब्लिक कंस्ट्रक्टर है वो भी अवेलेबल है सबको। तो जो फंक्शन जो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, और दीज कैन नॉट बी इनहेरिटेड बट अ डिराइव्ड क्लास कैन इन्वोक बेस क्लास कंस्ट्रक्टर। यानी इसको आप इनहेरिट तो नहीं कर सकते, लेकिन बेस क्लास जो डिराइव्ड क्लास है वो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को इन्वोक जरूर कर सकता है। कंस्ट्रक्टर कैन ऑल्सो हैव ए डिफॉल्ट आर्गुमेंट, यानी कोई आर्गुमेंट आप दे दें डिफॉल्ट, वो जैसे इंट एक्स इक्वल टू 5 दे दें और कुछ y दे दें। अगर ये कंस्ट्रक्टर के अंदर दे रहे हैं, जैसे हमने x देखा था, तो ये आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे सकते हैं। कंस्ट्रक्टर ये मेमोरी फंक्शन को भी इन्वोक कर सकते हैं, और जो डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये आपको कंपाइलर खुद देता है। अगर प्रोग्रामर नहीं भी बना रहा है तो ये दोनों चीज़ आपको खुद मिल जाती है। रूल्स क्या है आइडेंटिफायर को नेम करने का, आइडेंटिफायर या वेरिएबल को उसको नाम देने का क्या तरीका है, उसके लिए क्या रूल है। तो उसके लिए जो भी आप आइडेंटिफायर कह रहे हैं वो यूजर डिफाइंड नेम है जो आप देते हैं। तो अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं उसमें जो आइडेंटिफायर हम कहते हैं, जैसे वेरिएबल का नाम है, क्लास का नाम है, फंक्शन का नाम है, एरे नाम है। तो ये इस तरीके के नाम हो सकते हैं। पहले तो आइडेंटिफायर ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी नंबर्स, कोई इसके रोक नहीं है। और नाम इसको देना है तो हमेशा या तो वो अल्फाबेट से शुरू होगा, ए से जेड, या फिर अंडरस्कोर से शुरू होगा, अंडरस्कोर APK ऐसे कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कोई स्पेशल सिंबल नहीं होगा, केवल अंडरस्कोर पॉसिबल, ओनली अंडरस्कोर और नहीं। और वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कीवर्ड है वो नहीं होना चाहिए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स अलाउड इन C++? कमेंट C++ में जब आप देखिए सोर्स कोड तो आप लिख रहे हैं, इसके अलावा आप थोड़ा और रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। तो दो टाइप के कमेंट होते हैं, एक तो ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, डबल ऐसे स्लैश देंगे और उसके आगे लिखेंगे, तो ये सिंगल लाइन है, मल्टी लाइन नहीं है। अगर दूसरी लाइन लिखनी है तो दोबारा ही करना पड़ेगा आपको। और क्योंकि ये C++ के अंदर ही C आती है, C++ का एक तरीके से सबसेट है C नाम, तो मल्टीपल लाइन के लिए आप इस तरीके से दे सकते हैं, स्टार करिए, इसके आगे कितनी भी लाइन लिखते रहिए, उसके बाद स्टार करके बंद कर दीजिए। ये आपका दो टाइप के अलग अलग कमेंट के तरीके हैं। एडवांटेजेस क्या है पॉइंटर को यूज करने के? डिफाइन द ऑपरेटर्स दैट कैन बी यूज्ड विद अ पॉइंटर। तो एक तो फायदा बताना है और कौन कौन से ऑपरेटर हैं जो यूज किए जा सकते हैं पॉइंटर के साथ। पॉइंटर के फायदे देखिए, पहले तो यह है कि पॉइंटर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं मेमोरी लोकेशन को डायरेक्टली और मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। पॉइंटर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन सपोर्ट करता है, आप न्यू और डिलीट ऑपरेटर से आप पॉइंटर से डायनेमिक मेमोरी लोकेशन कर सकते हैं।
पॉइंटर आपके एग्जीक्यूशन को फास्ट बना देता है, और जो आप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं पॉइंटर में, उसमें आप ये स्टार है, जिसे हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं, स्टार। ये ऑपरेटर एक तरीके से वैल्यू देता है, जो जिस मेमोरी लोकेशन, पॉइंटर तो बेसिकली एड्रेस रखता है ना, पॉइंटर के पास एड्रेस होता है उस वेरिएबल का। तो जो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर एड्रेस स्टोर्ड है उस ऑपरेंड का, उसकी वैल्यू बताता है। अगर कोई पी पॉइंटर है जिसके पास एड्रेस है इस ए का, तो अगर स्टार पी करेंगे तो ये आपको उसकी रियल वैल्यू देगा उस वेरिएबल की। और एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर बताता है एड्रेस क्या है उस ऑपरेंड का। जैसे अगर आप एड्रेस इस तरीके से %a कर दें तो इस वेरिएबल ए का एड्रेस बता देगा। ये रेफरेंस के लिए भी यूज होता है। डिफाइन लिंक लिस्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। लिंक लिस्ट को बताइए, साथ में एग्जांपल भी दीजिए। तो लिंक लिस्ट जैसे मैंने बताया एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, चाहे स्टैक हो, क्यू हो या लिंक लिस्ट हो, ये सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। बल्कि डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट और आपका एरेज ये है, बाकी सब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स है। तो लिंक डेटा स्ट्रक्चर, इसमें कलेक्शन जो होता है होमोजेनियस एलिमेंट्स का होता है, इसमें नोड्स कहते हैं, जिसके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन होती है पॉइंटर के थ्रू। जैसे आप एक डिक्लेयर करना चाहते हैं लिंक लिस्ट जिसमें इंटीजर वैल्यू हो, तो आप यहाँ ऐसे बनाइए, एक्सट्रैक्ट नोड, यहाँ पर डेटा होगा और ये जो नोड का लिंक होगा वो इसी को नोड लिंक। फिर हम एक जैसे क्लास लिंक बनाते हैं, एक क्लास बनाया लिंक्ड, तो ये नोड स्टार्ट नहीं की और एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिख दिया, स्टार्ट को नल कर दिया, और इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले ऐसे करके फंक्शन लिख सकते हैं, और ये डिस्ट्रक्टर हो गया। एक्सप्लेन दी वर्चुअल इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में वर्चुअल इनहेरिटेंस बताइए। तो वर्चुअल इनहेरिटेंस तब यूज करते हैं हम जब एक सिंगल बेस क्लास इज इनहेरिटेड विथ वर्चुअल मेथड्स। जब एक सिंगल बेस क्लास हो और वह इनहेरिट हो रही हो वर्चुअल मेथड से। और ये कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं? वर्चुअल कीवर्ड आप प्रोग्राम में लिखेंगे। जो ऑब्जेक्ट है जो बिलोंग करता है वर्चुअल क्लास को, वो कॉमन हो जाता है बेस क्लास के लिए भी। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है क्योंकि वो क्रिएट करता है मल्टीपल सब ऑब्जेक्ट्स, और ये इट गिव्स द फीचर टू इंक्लूड टू इनहेरिट द सेम क्लास। तो ये आप एक फीचर आपको देता है ताकि आप इनहेरिट कर सकते हैं, टू इनहेरिट द सेम क्लास, उसी सेम क्लास को आप इनहेरिट कर सकते हैं। तो इससे जो एम्बिग्यूटी की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या STL कैसे व्हाई इट इज यूज? तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या STL ये एक कंटेनर की तरह यूज होती है, जिसमें जो यूज एज अ कंटेनर टू द टेम्पलेट, अप्रूव्ड है एनसी से। तो इसमें स्टैंडर्ड C++ की स्पेसिफिकेशन है ऑलरेडी। तो ये हेल्प करता है कि आप प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनर में बना सकें। उसके अलावा कुछ प्री डिफाइंड आपके लाइब्रेरीज भी हैं इसमें जो आप जनरली प्रोग्रामिंग मॉडल में यूज करते हैं। फास्टर एग्जीक्यूशन होता है इससे, क्योंकि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है आप उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक्सप्लेन दी पब्लिक मेथड्स फॉर दी डेटा टाइप कन्वर्जन। पब्लिक मेथड कौन से डेटा टाइप कन्वर्जन में? पब्लिक मेथड क्लास में बी हैविंग पब्लिक मेथड फॉर दी स्पेसिफिक डेटा टाइप कन्वर्जन। जैसे आपका पब्लिक, मैं बताना चाह रहा हूँ पब्लिक मेथड जो डेटा टाइप कन्वर्जन करेंगे। तो जैसे क्लास बी, इसमें डबल वैल्यू है पब्लिक, और बी इंट आई कर दिया आपने। ओके, यहाँ पर बी इंट आई कर दिया, यानी आप एक यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और इंट आई भी दे रहे हैं। फिर आपने एक डबल बनाया और यहाँ पर रिटर्न वैल्यू कर दिया। जैसे ही आप बी ऑब्जेक्ट करेंगे, यानी कि इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो और यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट को, इसी ऑब्जेक्ट को डबल आई कर देंगे। तो ये जो कन्वर्जन ऑपरेटर है, दिस कन्वर्जन ऑपरेटर इज कॉल्ड टू असाइन वैल्यू। तो इसलिए कन्वर्जन ऑपरेटर है, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैलॉक फ्री एंड न्यू डिलीट। तो मैलॉक एलोकेट करता है मेमोरी जो ऑब्जेक्ट की है वो हीप में, लेकिन इन्वोक कंस्ट्रक्टर को इन्वोक नहीं करता है जब इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट को। न्यू एलोकेट तो करता है मेमोरी को, ये भी हीप में करता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर को इन्वोक नहीं करता है। मतलब कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर को इन्वोक नहीं करेगा। जबकि मैलॉक ऑफ फ्री की बात करें तो मैलॉक ऑफ फ्री दे आर नॉट एबल टू सपोर्ट ऑब्जेक्ट सिमेंटिक्स, यानी कि ये ना कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं ना डिस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं। दूसरा यह है, जैसे मैलॉक देंगे आप तो यहाँ पर साइज ऑफ बताना पड़ेगा। दूसरा आपको इसको डेटा टाइप जो भी मैलॉक, क्योंकि ये वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है तो इसको आप टाइप कास्टिंग भी करना पड़ेगा, देखिए इस तरीके से। लेकिन न्यू में ऐसा नहीं करना पड़ता। न्यू इंट दें आप, ये एक वेरिएबल बन जाएगा आपका, और ये डिस्ट्रक्टर भी चला देगा अगर आप डिलीट करते हैं, और कंस्ट्रक्टर अगर आप जो बनाते हैं। न्यू एंड डिलीट बोथ कैन बी ओवरराइडेड इन द क्लास। न्यू और डिलीट दोनों ही आप ओवरराइड कर सकते हैं। डिलीट पहले कॉल करता है ऑब्जेक्ट के टर्मिनेशन रूटीन को, और फिर रिलीज करता है जो जगह ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई की हुई है हीप मेमोरी। अगर कोई एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप बनाते हैं न्यू से, तो डिलीट इससे डील करेगा एक एरे। किस तरीके से? एक तो या आपको एक एम्प्टी ये देना पड़ेगा और नाम के आगे एम्परसेंड याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप इसको
ये इसकी आवश्यकता नहीं है वैसे। अगर एरे है, केवल एरे है तो उसका तरीका बता रहा हूँ, केवल एरे का। जैसे मान लीजिए आपने एक एरे बनाया, इंट अंडरस्कोर टी स्टार, यहाँ पर माई इंट एस, न्यू इंट टी। तो ये आपने एक एरे बनाया। अब ये माई आई एन टी एस ये इसका नाम है। अब इसको आपको डिलीट करना है, तो डिलीट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, इसको डिलीट कर दिया। अब अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन मैक्रो। मैक्रो क्या है? देयर इज नो वे फॉर द कंपाइलिंग टू वेरीफाई दैट द मैक्रो पैरामीटर्स आर ऑफ कंपैटिबल टाइप्स। पहले ये समझिए कि मैक्रो है क्या। ये मैक्रो की चीजें बारे में बताता हूँ बाद में। मैक्रो का ये समझिए कि एक मैक्रो, अगर आप इस तरीके से इसको डिफाइन करें, हैश होगा सबसे सामने, डिफाइन होगा, और उसके बाद यहाँ पर आप मैक्रो का नाम लिखेंगे। और मैक्रो कुछ है नहीं, ये एक फंक्शन है, एक तरीके से फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन कॉल की तरह काम नहीं करता है। इसका काम यही होगा कि ये जहां भी आप min ij कॉल करेंगे उस जगह ये रिप्लेस कर देगा इस लाइन को। जिस तरीके से इनलाइन होता है बिल्कुल उसी तरीके से ये है मिनिमम। इनलाइन और इसमें मैक्रो में थोड़ा अंतर है। अब मैं यहां से शुरू करता हूँ। देयर इज नो वे फॉर द कंपाइलिंग टू वेरीफाई दैट द मैक्रो पैरामीटर्स आर ऑफ कंपैटिबल टाइप्स। जब मैक्रो के पैरामीटर्स आ रहे हैं कंपैटिबल है कि नहीं, पहली चीज तो ये पता नहीं की जा सकती। मैक्रो को अगर आपने एक्सपांड किया तो कोई भी स्पेशल टाइप चेकिंग के बगैर ये एक्सपांड हो जाएगा। जो मैक्रो पैरामीटर है इज हैविंग अ पोस्ट इंक्रीमेंटेड वेरिएबल। अगर मान लीजिए पोस्ट इंक्रीमेंटेड वेरिएबल है, अगर मैक्रो में यहाँ लिख देते हैं तो वो दो बार चल जाएगा। तो ये सब चीजें मैक्रो में, लेकिन मैक्रो का मतलब ये है कि अगर आप इसको मैक्रो बहुत अच्छे से लिखते हैं तो आप जानिए कि मेन में आने से पहले कंपाइलर बहुत सारे काम करता है। यानी कि जैसे आपने हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और डॉट एच दिया हुआ है, तो आईओस्ट्रीम की फाइल या जो कंटेंट है वो उठ के आ जाएंगे आपके फाइल में, जुड़ेंगे। फिर उसका लेक्सिकल एनालाइजिंग और ये सब चीजें होती है। तो ये सब जो चीज लेक्सिकल एनालाइजिंग और आगे पार्सिंग वगैरह होती है, ये तभी होती है जब ये सब चीजें इंक्लूड हो जाती है। तो मैक्रो का मतलब ये है कि जहां जहां min ij होगी वहां पर इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, प्रॉपर उस जगह पर रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे बताया ये सब तीनों चीजें भी आपको देखनी होंगी। अब देखिए इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये एक जैसे आपने लिख दिया, तो ये अगर फंक्शन लिखते हैं इसकी जगह एक टेम्पलेट का फंक्शन लिखते हैं, तो मैक्रो की जगह अगर टेम्पलेट लिखना है तो इस तरीके से होगा। एक तरीके से डिफरेंस बता रहा हूँ मैं मैक्रो और टेम्पलेट में। तो min जैसे लिखा आपने TITJ, तो ये रिटर्न करेगा, तो ये फंक्शन होगा प्रॉपर। इसमें क्या होगा कि फंक्शन ओवरहेड होते हैं, ये फंक्शन होगा तो स्टैक में जाके जो प्रेजेंट चीजें हैं वो स्टोर हो जाएंगी। फिर फंक्शन जब लौटेगा तो ये सब चीजें यहाँ से पॉप होंगी। तो ये सब काम होगा जिसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस थोड़ा सा मैक्रो का इससे अच्छा है। लेकिन मैक्रो की कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। C++ की स्टोरेज क्लासेस क्या है कई बार हम देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको दोबारा देखते हैं। ऑटो ये डिफॉल्ट है, किसी के सामने भी अगर आपने कुछ नहीं देखा, जैसे इंट y लिखा हुआ है तो इसके आगे ये ऑटो अपने आप लिखा हुआ है। वेरिएबल है ये नेचुरली क्रिएट होते हैं और ये इनिशियलाइज होते हैं जब इनको डिफाइन किया जाए, और ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक ब्रेस के बाद, मतलब ये किसी ब्लॉक के लिए होते हैं, इसके बाद इनकी लाइफ टाइम नहीं होगी। रजिस्टर एक ऑटो टाइप का ही वेरिएबल है, लेकिन ये कंपाइलर के लिए एक रिक्वेस्ट है कि साहब इसको प्लीज आप कंप्यूटर CPU के रजिस्टर में रखिए। स्टैटिक का मतलब ये है कि एक ऐसा वेरिएबल जो फंक्शन के अक्रॉस भी, मतलब फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन के एंटर करने और बाहर आने में भी अपनी वैल्यू रिटेन रखेगा। स्टैटिक जैसे देंगे तो उसकी वैल्यू अपने आप 0 से इनिशियलाइज हो जाएगी, और उसके बाद ये पूरे के पूरे प्रोग्राम के लिए कॉमन रहेगी। यानी कि कोई भी स्टैटिक अपने आप को इनिशियलाइज नहीं करेगा, जब भी कोई इस पे काम करेगा ये इसको बढ़ा देगा या घटा देगा, और वो सबके लिए सेम रहेगा, सबको जो लेटेस्ट वैल्यू मिलेगी उस वेरिएबल की, जो चेंज वैल्यू। एक्सटर्न का मतलब ये भी एक स्टैटिक वेरिएबल है जिसकी डेफिनेशन ऑफ प्लेसमेंट is determined when the object or when all object and library modules are combined। जब लिंकिंग होगी तब आपको पता चलेगा कि, क्योंकि एक्सटर्न का मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं है, और कहीं है किस जगह पे है, किसी दूसरी फाइल में। जब ये लिंकिंग वगैरह हो जाएगी, यानी कि वो फाइल इंक्लूड हो जाएगी, तब उसमें ये मिल जाएगा एक्सटर्न मतलब इसका फुल फॉर्म एक्सटर्नल है। डिफरेंस बताइए लिस्ट एक्स या इस लिस्ट एक्स फॉर्म में। अब इनमें डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए आप एक क्लास का नाम लीजिए लिस्ट, अब आपको फंक्शन f इन्वोक करना है। इट इवोक्स अ लोकल लिस्ट ऑब्जेक्ट x। कोई लोकल ये फंक्शन जो है एक लोकल लिस्ट ऑब्जेक्ट इन्वोक करता है। जैसे आप फंक्शन लिखेंगे या लिस्ट x बनाएंगे, ये लोकल ऑब्जेक्ट x है। लेकिन जो फंक्शन g अगर इन्वोक करता है इस f को, जो रिटर्न करेगा इस लिस्ट को, यही काम हो रहा है इसमें। जैसे आपने g लिखा और यहाँ पर लिस्ट x लिख दिया, तो इस लिस्ट x यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए ये x केवल x है और ये x के सामने ब्रैकेट है।
तो ये ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न करेगा इस लिस्ट को, और यहां पर जो है ये इन्वोक करेगा लोकल लिस्ट ऑब्जेक्ट को, एक्स को। ठीक है, ये डिफरेंस है इसमें। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? देखिए, एक जैसे कंस्ट्रक्टर होते हैं वैसे कंस्ट्रक्टर है। बस ये है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू देकर या उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनाना चाहते हैं, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, जो वैल्यू उसको साइन की वो मिल जाएगी। वो कॉपी कंस्ट्रक्टर का काम है। जब आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं सेम क्लास के, तो वो उस जो पहले बनाए हैं उसे नए वाले को आप असाइन कर सकते हैं। अगर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट नहीं करते हैं खुद भी, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। इम्प्लिसिट मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं क्लास के? इम्प्लिसिट मेंबर फंक्शन वो होते हैं जो आपको अपने आप मिलते हैं। एक्सप्लिसिट वो होते हैं जो आप डिफाइन करते हैं, आप बनाते हैं, यूजर डिफाइंड जिसे कहते हैं। तो यूजर डिफाइंड कुछ फंक्शन है, कुछ आपके फंक्शन जो कंपाइलर कह सकते हैं या सिस्टम डिफाइंड फंक्शन कह सकते हैं। तो इम्प्लिसिट मेंबर फंक्शन में आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। इसके लिए आप जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो अपने आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। इसी तरीके से आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना चाहते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी तरीके से एक असाइनमेंट ऑपरेटर करके भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट से। ये जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं अगर असाइन करना चाहते हैं वैल्यू किसी वेरिएबल को इनिशियल में ही ऑब्जेक्ट के समय, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप यूज कर सकते हैं। और ये जो एड्रेस ऑपरेटर है, ये एक तरीके से इन्वर्स कंस्ट्रक्टर के इन्वर्स का काम करता है डी इनिशियलाइजिंग के लिए। डिफॉल्ट डिस्ट्रक्टर जो है आपका, तो इनिशियलाइज करने के लिए आपका कंस्ट्रक्टर है, कॉपी कंस्ट्रक्टर आपको इनिशियलाइज करने के लिए, असाइनमेंट भी उसी तरीके से है ऑपरेटर को, डिफॉल्ट जो है इसको खत्म करने के लिए या डी इनिशियलाइज करने के लिए। और एड्रेस ऑपरेटर ये एक ऑपरेंड को उसके पॉइंटर वेरिएबल के साथ कनेक्ट करता है एम्परसेंड। डू वी हैव टू यूज इनिशियलाइजेशन लिस्ट इन स्पाइट ऑफ द असाइनमेंट इन द कंस्ट्रक्टर? क्या आपको इनिशियलाइजेशन लिस्ट करनी पड़ेगी अगर आप असाइनमेंट करते हैं कंस्ट्रक्टर में? तो हम इसे तब यूज करेंगे जब नॉन स्टैटिक कांस्टेंट डेटा मेंबर होगा और हम रेफरेंस करना चाहते हैं डेटा मेंबर्स को। तो हम वी हैव टू यूज दिस इनिशियलाइजेशन लिस्ट। उस समय हमको इनिशियलाइजेशन लिस्ट चाहिए इनिशियलाइज करने के लिए। व्हेन डज अ क्लास नीड अ वर्चुअल डिस्ट्रक्टर? कब क्लास को वर्चुअल डिस्ट्रक्टर चाहिए होता है? अगर हमारी क्लास है उसमें कम से कम एक वर्चुअल फंक्शन है तो हमें वर्चुअल डिस्ट्रक्टर चाहिए। तो ये डिलीट कर सकता है डायनेमिक ऑब्जेक्ट को। अगर ये नहीं है तो जो गलत डिस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाएगा जब भी आप डिलीट करेंगे डायनेमिक ऑब्जेक्ट को। स्टैक बताइए, स्टैक हम देख चुके हैं लेकिन फिर भी दोबारा देखते हैं। प्रोवाइड एन एग्जांपल व्हेन दे आर यूजफुल। देखिए, स्टैक तो बहुत जगह यूज करते हैं। कंप्यूटर साइंस में स्टैक का बहुत ज्यादा रोल है। तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन केवल एक एंड पे हो सकता है, जैसे कि टॉप। इसको हम लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं। जो एप्लीकेशन है स्टैक के, हम चाहे डिबग करना चाहते हैं, सिंटैक्स एरर देखना चाहते हैं, मिसिंग पैरेंथेसिस देखना चाहते हैं, सब जगह हम यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर? दिस पॉइंटर का क्या टाइप है? ये कांस्टेंट पॉइंटर। ध्यान दीजिएगा, अगर ये जरूर सवाल पूछा जाता है, अगर रिटर्न आपका एग्जाम हो रहा है और मल्टीपल चॉइस है तो उसमें जरूर पूछा जाएगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस पॉइंटर? दिस पॉइंटर जो होता है कांस्टेंट पॉइंटर होता है, कांस्टेंट। और व्हेन डज दिस पॉइंटर गेट क्रिएटेड? दिस पॉइंटर कब क्रिएट होता है? जब भी आप नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन किसी क्लास का कॉल होता है, अपने आप उसके अंदर चला जाता है। अब वीपीटीआर क्या है? वीपीटीआर जो एड्रेस है वी टेबल का बनता है जब भी वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं, तो जैसे वर्चुअल फंक्शन आप बनाएंगे तो वी टेबल बन जाता है। वी टेबल कैसे बनेगा? वी टेबल तब बनेगा जो आपके अलग अलग फंक्शन की यहाँ पर पॉइंटर्स रखेगा, और ये तय करेगा, ये वी टेबल ये तय करता है कि बेस क्लास का फंक्शन कॉल किया जाए या फिर आपके डिराइव्ड क्लास का फंक्शन कॉल किया जाए। तो जो एड्रेस है वी टेबल का, वो हमारे वो जो वी टेबल, एड्रेस ऑफ द वी टेबल इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वीपीटीआर। अब कास्टिंग क्या होती है? अगर आप स्टोर करना चाहते हैं एड्रेस डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट का बेस क्लास पॉइंटर में, तो इसे हम अपकास्टिंग कहते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू इनिशियलाइज अ कांस्टेंट डेटा मेंबर। कैसे करेंगे इसको? द कांस्टेंट मेंबर कैन बी इनिशियलाइज्ड विद द कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजर लिस्ट। अगर आप कंस्ट्रक्टर का इनिशियलाइजर लिस्ट यूज करेंगे तब कांस्टेंट डेटा मेंबर को इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ये। तो ये बात हुई हमारे C++ के क्वेश्चन आंसर्स की। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।